हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन एंड आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर किसके बारे में बात की थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमने देख लिए थे। ठीक है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम बात कर रहे थे। हमने एन फैक्टर के बारे में बात कर ली थी कि कैसे हम किसी भी आयन के लिए, किसी सोल्ट के लिए, एसिड और बेस में कैसे हम एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में कैसे एन फैक्टर देखते हैं वो हमने बात कर ली थी। उसके बाद हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखा था, दैट इज KMnO4। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमने देखा भी था कि KMnO4 आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और एसिडिक मीडियम में H+ की प्रेजेंस में ये Mn2+ में रिड्यूस होता है। आपके न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक जो मीडियम होता है उसमें Mn+4 में रिड्यूस होता है और बेसिक मीडियम में आपका +6 में ये क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, तो रिड्यूस सब जगह होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। क्लियर है, तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। हमने कुछ रिएक्शंस के बारे में बात की थी, कुछ सब्सटेंस जिनको ये खुद जिनको क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है, उनके बारे में बात की थी। और कुछ रिएक्शंस मैंने आपको करने के लिए भी दी थी होमवर्क में। आई होप आप लोगों ने की होगी तो उनको हम एक बार वापस से सोल्व करते हैं और देखते हैं कि आपने जो रिएक्शन को सोल्व की है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो 4th तक हमने पढ़ लिया था। 5th हम बात कर रहे थे, ये H2O2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, O2 में। ठीक है, कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। MnO4 माइनस प्लस H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, Mn खुद किस में रिड्यूस होगा, Mn2+ में। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो रिएक्शंस मैं लिखवा रहा हूँ ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पर याद करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शंस है जो एग्जामिनर जिनके बारे में बताता नहीं है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम की जो भी रिएक्शंस हैं, टोटल हम 7 रिएक्शन देखेंगे, वो सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बताएगा नहीं कि H2O2 किस में ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, अगर KMnO4 लिया है और H2O2 है तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा O2 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब बेसिक या न्यूट्रल मीडियम आता है तो वो जो रिएक्शंस होती है वो एग्जामिनर खुद लिख के देता है आपको कि ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन एसिडिक मीडियम में लिख के देने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए इनको आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। Mn+7 है, +7 से कहाँ गया, +2 में, मतलब खुद क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। इसका एन फैक्टर हम देखें तो 5 × 1 दैट इज 5। 5 का चेंज है, 1 Mn है, तो एन फैक्टर 5। ये याद रख लीजिए आप कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में आपका एन फैक्टर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, हर बार 5 ही आएगा। H2O2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाएगा, 0 में। कितने का चेंज, 1 यूनिट का। ठीक है, इनटू कितने ऑक्सीजन है, 2 इंटू 2 दैट इज 2। तो H2O2 का एन फैक्टर कितना आ गया, 2। क्लियर है, आप यहाँ से भी एन फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे हम लेफ्ट साइड से ही निकालते हैं, राइट साइड का हमें निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। फिर भी अगर आप निकालोगे तो यहाँ एन फैक्टर कितना आएगा आपके पास, 2 से कितना गया, 5, मतलब 7 गया तो 5 का चेंज, तो एन फैक्टर 5 हो गया। यहाँ पे एन फैक्टर निकालेंगे तो 0 से कहाँ गया, -1, मतलब 1 का चेंज, तो 1 × 2 दैट इज 2। तो ये एन फैक्टर लेफ्ट और राइट में सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स होता नहीं है। ठीक है, 6 जो आपने देखा था दैट इज, हम एक तो था आपका SO2 को आप किस में कन्वर्ट कर लेते हो, SO4 2- में। ठीक है, ये रिएक्शन आपने देखी थी। इसके अलावा एक रिएक्शन और हमने देखी थी दैट इज SN वाली, उसको हम देख लेते हैं। 6 नंबर थी, SN2+ को चेंज करता है ये, या ऑक्सीडाइज करता है किस में, SN4+ में। ठीक है, सेम रिएक्शन है, MnO4 माइनस प्लस H2O2 सॉरी SN2+, एसिडिक मीडियम H+, खुद ऑक्सीडाइज होगा +7 से,
+2 में रिड्यूस होगा, +7 से +2 में, और Sn को ऑक्सीडाइज करेगा Sn +2 से Sn +4 में, साथ में वाटर। क्लियर? +7 से +2 में एन फैक्टर कितना का होगा? 5 का होगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ अब, तो आपको आई थिंक याद हो जाना चाहिए। ठीक है, Sn +2 से गया +4 में, 2 यूनिट का चेंज, तो 2 × 1, एक Sn है तो 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 2। क्लियर है? 7th रिएक्शन, SO2 को किस में चेंज करता है ये? इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए दोनों को, फिर मैं ऊपर की तरफ इसे कर लेता हूँ। देखिए, सेवंथ है आपकी, SO2 को एक इसमें चेंजेस कर देता है सल्फेट में, SO4 2- में। ठीक है, सेम रिएक्शन वही होगी आपकी, MnO4 माइनस प्लस SO2 इन एसिडिक मीडियम H+, क्या हो जाएगा? Mn2+ में जाएगा, साथ में क्या मिलेगा आपको? SO4 2- प्लस H2O। ठीक है, +7 से +2 में गया, एन फैक्टर कितना होगा? 5, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। कितने का चेंज? 2 यूनिट का चेंज। सल्फर कितने हैं? 2 हैं, 2 × 1 दैट इज 2, तो SO2 का एन फैक्टर कितना होगा? 2। सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शंस थी किसके लिए? KMnO4 के लिए। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, जिनको आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अब हम दूसरा ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, वो भी सेम टू सेम आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जितनी भी रिएक्शंस मैंने लिखी है सातों जो 7 लिखी है, उन सातों को ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है, सेम टू सेम जैसा KMnO4 करता था वैसे ही सेम ये करता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अब आपके लिए फिर से क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलिए, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, दैट इज Cr2O7 2- एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर भी हम रिएक्शन किस मीडियम में पढ़ेंगे? मेनली एसिडिक मीडियम में ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, Cr+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपका Cr+3 स्टेट में क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जैसे Mn +7 से +2 में रिड्यूस होता था, सेम उसी तरीके से Cr+6 से कहाँ रिड्यूस होगा? Cr3+ में। ठीक है, चलिए, तो इसका अगर एन फैक्टर अगर हम निकालें, 3 से गया 6, आपका 6 से गया 3 में, 3 यूनिट का चेंज, इनटू कितने क्रोमियम है? 2 × 2 दैट इज 6, तो इसके लिए एन फैक्टर होगा 6। क्लियर है? यहाँ के लिए भी एन फैक्टर आप निकाल सकते हो, 3 से गया 6 में, 3 यूनिट का चेंज, यहाँ क्रोमियम है 1, तो इसका एन फैक्टर 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है ना, बाकी हम इसका एन फैक्टर मेन रहता है, अपने लिए काम का रहता है। तो सेम टू सेम अब वही रिएक्शंस हम क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है Fe2+ को, किसमें?
आपको साथ साथ बोलना है, ठीक है ना, Fe3+ में। क्लियर है? चलिए रिएक्शन देखते हैं। Cr2O7 2- प्लस Fe2+ एसिडिक मीडियम H+, +6 से कहाँ जाएगा, +3 में, साथ में Fe2+ कहाँ जाएगा, Fe3+ में, साथ में वाटर H2O। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, अभी हमने निकाला 6। क्लियर? +2 से गया +3 में, कितने यूनिट का चेंज, 1। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना होगा, 1। दैट्स इट। सेकेंड, ऑक्जिलेट C2O4 2- 2CO2। रिएक्शन देखिए, आपका Cr2O7 2- प्लस C2O4 2- प्लस एसिडिक मीडियम H+, रिड्यूस होगा +6 से +3 में, प्लस ऑक्जिलेट किस में ऑक्सीडाइज होगा, CO2 में, साथ में वाटर, +6 से गया +3 में, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, +3 से गएगा +4 में। क्लियर? 1 यूनिट का चेंज, इनटू कितने कार्बन है, 2, इंटू 2 दैट इज 2। तो यहाँ ऑक्जिलेट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर बाकी की रिएक्शंस जो भी है उनके बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड रिएक्शन। थर्ड जो रिएक्शन थी दैट इज H2। आपने सेकेंड हमने रिएक्शन ले ली थी, थर्ड रिएक्शन थी आपकी I- की। I- को किस में ऑक्सीडाइज करता है, I2 में। ठीक है, चलिए Cr2O7 2- प्लस I- एसिडिक मीडियम। देखिए आप जितनी बार लिखोगे उतनी बार रिपीट होगी और उतनी बार आपको लिख लिख के याद हो जाएगी। जब तक आपका पेन चलता रहेगा याद होता रहेगा, ठीक है। तो जाएगा Cr3+ प्लस I2 प्लस H2 +6 +3, एन फैक्टर 6। यहाँ 1 से कहाँ गया, 0 में, कितने का चेंज, 1 का, यहाँ पर भी 1 है, एन फैक्टर होगा 1। सिंपल। फोर्थ H2S2, H2S को किस में ऑक्सीडाइज करता है, सल्फर में। रिएक्शन लिखिए, Cr2O7 2- प्लस H2S प्लस H+ एसिडिक मीडियम, Cr3+ में जाएगा, साथ में क्या बनेगा, सल्फर प्लस H2O, +6 से +3 में गया, एन फैक्टर कितना हुआ, 6। याद कर लो कहाँ जाएगा, +6, एन फैक्टर 6 होगा एसिडिक मीडियम में। सल्फर यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ कितना होगा, 0। -2 से 0 गया, कितने का चेंज, 2 यूनिट का। एक सल्फर है तो 2 × 1 दैट इज 2, एन फैक्टर 2। देखिए ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब पता चले कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालना नहीं आता तो ये गलत होगा, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पुराना रिवाइज करो और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना फाइंड आउट करो, ठीक है, तब जाके बेटर रहेगा। क्लियर है? ये हो गई आपकी फोर्थ रिएक्शन। फिफ्थ H2O2 O2 में कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन देखिए, Cr2O7 2- प्लस H2O2 एसिडिक मीडियम,
ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+ में प्लस O2 प्लस H2O, +6 से जाएगा +3 में, 3 यूनिट का चेंज, 3 इंटू 2 दैट इज 6, एन फैक्टर कितना होगा 6। H2O2 -1 से कहाँ जाएगा 0 में, कितने का चेंज, 1 यूनिट का चेंज, ऑक्सीजन कितने 2 है, इंटू 2 दैट इज 2, एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, इस तरह से हमें रिएक्शंस करनी है। आपको लोगों को लग रहा है कि सर तो जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, तो जल्दी ही करनी है। अगर आप धीरे कर रहे हो तो फिर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, तो इनको फास्ट ही करना पड़ेगा आपको, तभी स्पीड बनेगी आपकी। ठीक है ना, चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर बाकी की जो 2 रिएक्शंस है उनके बारे में बात करते हैं। फिफ्थ हो गई H2O2। 6 रिएक्शन की तरफ बात करते हैं। 6 रिएक्शन क्या है, SN2+ को किस में ऑक्सीडाइज करता है, किसमें, करेक्ट SN4+ में। रिएक्शन देखिए, Cr2O7 2- प्लस SN2+, एसिडिक मीडियम किस में चेंज होगा, Cr3+ में प्लस SN4+ प्लस H2O, क्लियर है। +6 से +3 में गया, कितने का चेंज 3 इंटू 2, एन फैक्टर कितना हो गया 6, 2 से गया 4 में, कितने का चेंज 2 का, एक ऐसा नहीं तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो एन फैक्टर 2 हो गया, क्लियर है। चलिए 7th रिएक्शन देख लेते हैं। 7th ही SO2 को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, SO4 2- में। देखिए Cr2O7 2- प्लस SO2 प्लस एसिडिक मीडियम H+, कहाँ जाएगा Cr3+ में जाएगा, प्लस SO2 जाएगा आपके SO4 2- में, वाटर, +6 से गया +3 में, इसका एन फैक्टर कितना होगा 6। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +4, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, कितने यूनिट का चेंज 2 यूनिट का, सल्फर एक ही है इसलिए एन फैक्टर होगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, क्लियर है। चलिए तो ये सातों रिएक्शन आपकी सेम है, किसकी जगह, किसके जैसी है, पोटेशियम परमैंगनेट की जैसी। ठीक है, तो हम दोनों में से एक को यूज़ कर लेना, दोनों को यूज़ करने की क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, ज़रूरत इसलिए है कि एक बार तो आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जहाँ हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वहाँ हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किस जगह हम पोटेशियम परमैंगनेट को यूज़ नहीं कर पाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नोट करके आप लिख भी सकते हो, पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4 cannot be used as oxidizing agent in presence of HCl। हम इतनी देर से एसिडिक मीडियम ले रहे हैं H+, ठीक है, H+ आएगा कहाँ से, या तो HCl से आएगा, एसिड से ही आएगा, या फिर H2SO4 से आ सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम KMnO4 को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम जो H+ का मीडियम लेते हैं, सोर्स लेते हैं, वो HCl नहीं लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि KMnO4 cannot be used as oxidizing agent in presence of HCl because KMnO4 is a strong
oxidizing agent, and it can oxidize Cl minus ion from HCl to Cl2 along with other substances. मीनिंग क्या है? देखिए, हमने लिया कि MnO4, ठीक है, मतलब MnO4 माइनस आयरन Fe2+ की रिएक्शन कराए, एसिडिक मीडियम लिया हमने, एसिडिक के लिए काम में ले लिया HCl, तो Mn खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, एसिडिक मीडियम है +2 में, Fe को ऑक्सीडाइज कर देगा +2 से +3 में, पर साथ ही साथ ये जो Cl माइनस आयन यहाँ प्रेजेंट है, H+ और Cl माइनस, तो जो Cl माइनस आयन प्रेजेंट है इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? Cl2 में, मतलब -1 से कहाँ जाएगा? 0 में जाएगा, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इसको भी क्या कर देगा? ये ऑक्सीडाइज कर देगा Cl2 में, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लैब वगैरह में इसको काम में लेते हैं, ठीक है, KMnO4 को हम ये देखना चाहते हैं कि कितना KMnO4 हमने कंज्यूम किया ताकि Fe+2 Fe3+ में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब हमने इसके हिसाब से कैलकुलेशन कर ली, बट हमने देखा कि जो KMnO4 है वो इसको तो ऑक्सीडाइज कर ही रहा है, बट साथ ही साथ इसको भी ऑक्सीडाइज कर पा रहा है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, मतलब KMnO4 केवल यहाँ यूज़ नहीं आ रहा, यहाँ कंज्यूम नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कंज्यूम हो रहा है, मतलब एक्सेस में कंज्यूम हो रहा है। तो अब हम जो रीडिंग लेंगे एक्सपेरिमेंट की, वो क्या है कि हमारी रॉन्ग रहेगी, क्योंकि हमें केवल और केवल इसको ही क्या करवाना है? ऑक्सीडाइज करवाना है। और जब हम KMnO4 को लेंगे तो ये भी ऑक्सीडाइज होगा और ये भी ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट में एरर आती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में KMnO4 को काम में नहीं लेते हैं, मतलब HCl एसिड होता है तब। यहाँ आप H2SO4 को काम में ले सकते हो, क्यों? क्योंकि H2SO4 में ये प्रेजेंट होता है सल्फर SO4 2- के फॉर्म में, सल्फेट में, और यहाँ सल्फर होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि सल्फर का क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये KMnO4 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, सल्फर +6 से आगे कहाँ जाएगा? +7 +8 तो होता ही नहीं है सल्फर के लिए, तो ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बट Cl- को ये क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसीलिए KMnO4 अगर हम काम में ले रहे हैं तो हम एसिडिक मीडियम HCl कभी भी नहीं लेते हैं। H2SO4 ले लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसलिए हम काम में लेते हैं आपका K2Cr2O7। सो K2Cr2O7 इज यूज्ड, ठीक है, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in presence of HCl, because K2Cr2O7 cannot oxidize Cl- to Cl। तो अगर हमारे पास मीडियम HCl है तो हम KMnO4 काम में नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? K2Cr2O7, क्योंकि ये Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ठीक है। इसलिए हम डिफरेंट जो भी आपके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको काम में लेते हैं ज़रूरत के हिसाब से। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। ये आपको थोड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट रिएजेंट के बारे में। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है, एंड नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2 आपके
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो देखिए इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, क्लियर है। तो देखिए H2O2 जब किसकी तरह वर्क करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूस होगा, इटसेल्फ रिड्यूस, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब देखिए रिएक्शन हम देखते हैं H2O2 अगर ये रिड्यूस होगा, ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, अगर ये रिड्यूस होगा तो -1 से दूसरी वाली, उससे जो नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें जाएगा। -1 से नीचे कहाँ जा सकता है, -2 पर जा सकता है, और -2 पर जाएगा तो क्या बनाएगा, H2O वाटर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में रहता है, ठीक है, सिंपल है। इसी तरीके से याद रखनी है एन फैक्टर, -1 से गया -2 में, कितने का चेंज, 1 का चेंज, कितने ऑक्सीजन है, 2 × 2 दैट इज 2, तो एन फैक्टर कितना होगा, 2, सिंपल। सेम H2O2 किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क किया, नाउ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो H2O2 ऑक्सीजन -1 में ऑक्सीडाइज होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, -1 से ऊपर कहाँ जा सकता है, 0 पर जा सकता है, मतलब क्या बनाएगा, O2, जहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। इसी तरह आपको याद रखना है -1 से 0 कितने का चेंज, 1 का चेंज, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 2 दैट इज 2, मतलब यहाँ पर भी इसका एन फैक्टर कितना है, 2। तो H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करे या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, दोनों कंडीशन में उसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, सिंपल है, ध्यान रख लेना है, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है आपका सोडियम थायोसल्फेट, क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। तो देखिए Na2H2O3 ये किसकी तरह वर्क करता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा तो इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए ऑक्सीडाइज होता है ये H2O3 2- ऑक्सीडाइज होता है आपके S4O6 2- में, ठीक है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें तो +2 आएगा, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर देखें हम 2.5 आएगा, क्लियर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2.5। एन फैक्टर निकालते हैं, 2 से 2.5 कितने का चेंज, 0.5 का, इनटू कितने सल्फर है, 2, तो ये हो गया 1, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया आपके पास, 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट, क्या बोलते हैं, थायोसल्फेट,
इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने लिखवाया भी था आपको, टेट्राथायोनेट। क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनेट। ठीक है, टेट्राथायोनेट। यहाँ ऑक्सीडेशन, ये एन फैक्टर निकाले हम, कितना आएगा 2.5 से 2 पे। इसको इस तरह से आप लिखिए S4O6 2 माइनस, चेंज हो रहा है S2O4 S2O3 2 माइनस, 2.5 से चेंज हो रहा है 2 पर, कितने का चेंज 0.5 इंटू कितने सल्फर है, यहाँ कितने हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जहाँ का निकाल रहा हूँ मैं वहाँ देखूंगा, कितने सल्फर 4 इंटू 4 दैट इज 2। तो इसका एन फैक्टर कितना आया 2, तो एन फैक्टर कितना है 2, यहाँ एन फैक्टर 1 यहाँ एन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो जिसका हम निकाल रहे हैं एन फैक्टर वहाँ देखना है, सामने वाले से कोई मतलब नहीं अपने को। ठीक है, जब हम इसका निकाल रहे थे तो यहाँ देख रहे थे, इधर नंबर से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है। तो जब सोडियम थायोसल्फेट एक्ट करता है किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो है दैट इज इट रिड्यूसेस I2 टू I माइनस। I2 मतलब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से किस में कन्वर्ट कर देता है, -1 में, मतलब रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो रिएक्शन अगर हम देखें तो H2O3 2 माइनस प्लस I2 चेंजेस टू S4O6 2 माइनस प्लस I माइनस, ये 2 पर है, ये 2.5 में। एन फैक्टर कितना होगा, अभी हमने निकाला यहाँ पर H2O3 2 से 2.5, 0.5 का चेंज इंटू 2 1, I2 0 -1 में गया, कितने का चेंज 1 का चेंज इंटू 2, यहाँ पे आयोडीन 2 है तो एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, और ये जो सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट, इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपो। क्या बोलते हैं, हाइपो। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, उसे हम हाइपो बोलते हैं। ठीक है, ये आपके स्कूल वगैरह में लैब में एक्सपेरिमेंट करने में काम में भी लेते हैं इसको। ठीक है, हाइपो सॉल्यूशन, हाइपो सॉल्यूशन मीन्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2H2O3। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एन फैक्टर। क्या पढ़ रहे हैं, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आयन के लिए मैंने बताया, सोल्ट के लिए, फिर एसिड के लिए, फिर बेस के लिए, और फिफ्थ था आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। और उसी फिफ्थ टॉपिक में हम ये सब पढ़ रहे हैं। हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े कौन कौन से, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, सेकंड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, थर्ड हमने पढ़ा H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह वर्क करता है, फोर्थ हमने पढ़ा सोडियम थायोसल्फेट जो ए से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ये अभी आपका फिफ्थ पॉइंट ही चल रहा है। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जहाँ पे आपको एन फैक्टर निकालना है। क्लियर है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको, 7 क्वेश्चन, इनमें सबको आपके इनके लिए एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनके लिए I2 माइनस। ठीक है, सबके लिए निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एन फैक्टर निकालिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। चलिए, यहाँ देखिए हम 0 से कहाँ जा रहा है, +5 में, कितने का चेंज 5 का, इनटू कितने आयोडीन है 2 दैट इज 10। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा 10। इक्विवेलेंट मास
दैट इज मोलर मास जो भी आएगा m डिवाइड बाय 10, मोलर मास अपॉन n फैक्टर। क्लियर? चलिए यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 से गया +3 में, कितने का चेंज? अगर 1 का चेंज लिया है तो गलत है, ऐसा मत कर देना कि 3 - 2 1 का चेंज, नहीं, -2 से +3 कितने का चेंज? 5 का चेंज, इनटू नाइट्रोजन कितने? 2 दैट इज 10। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 10। क्लियर है? चलिए यहाँ देखिए +7 आयोडीन 0 में जा रहा है, कितने का चेंज? 7 का। आयोडीन कितने? 1 इंटू 1 7, एन फैक्टर 7। क्लियर? अब मैं पूछूं यहाँ I2 का एन फैक्टर कितना होगा? 0 से कहाँ? +7, 7 का चेंज इंटू 2 दैट इज 14। तो I2 का एन फैक्टर कितना होगा? 14 होगा। यहाँ एन फैक्टर कितना है? 7 है। ये चीज़ ध्यान रखना है। क्लियर है? VO V +2 से यहाँ पर V वेनेडियम +5 में जाएगा, कितने का चेंज? 2 से 5 में गया, कितने का चेंज? 3 का चेंज इंटू 1 दैट इज 3। तो एन फैक्टर कितना होगा? 3। क्लियर है? चलिए इससे पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Fe ये ऑक्सिलेट C2O4 2- Fe +2 में है। कार्बन माइनस किस में होता है? कार्बन होता है +3 में, यहाँ पर, यहाँ कार्बन होता है +4 में, कितने का चेंज? +3 से +4 1 का चेंज इंटू 2 दैट इज 2। तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, C2O4 2- रहेगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, +3 आएगा, +3 से +3 में गया, कोई चेंज नहीं। सी यहाँ पे कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3, कहाँ जाएगा? +4 में, कितने का चेंज? 1 का चेंज इनटू कितने कार्बन है? 2, 6 कार्बन है यहाँ पे, क्योंकि देखिए C2 इसका भी होल थ्राइज है, तो 2 इंटू 3 कितने हैं? 6। किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? 6। क्लियर है? ठीक है ना? तो 2 तो यहीं पे है, इसका भी होल थ्राइज है, तो इसको भी आपको काउंट करना है। यहाँ देखिए सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा? +2, कहाँ जाएगा? +2.5, कितने का चेंज? 0.5 का चेंज इनटू कितने सल्फर? 2 दैट इज 1। तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। आयोडीन 0 -1 में जाएगा, कितने का चेंज? 1 का चेंज इनटू कितने हैं? 2, तो 2। एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। इस तरीके से आपने को क्या करना है? क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो अगर आपने ये सातों क्वेश्चन कर लिए या 7 में से 4-5 क्वेश्चन भी करने हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अच्छी सी। लेकिन अगर आपसे नहीं हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन हुए हैं, बाकी के नहीं हुए, तो इसका मतलब आप थोड़े से वीक है, आपको पुराने लेक्चर फिर से रिवाइज करने हैं, पुराने नोट्स फिर से रिवाइज करो और फिर से ट्राई करो, ठीक है? क्योंकि जब तक आपका ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये सब बेसिक ही चल रहा है, एन फैक्टर कैलकुलेट करना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आएगी, वहाँ पे फिर आपको एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर आपको एन फैक्टर ही कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो फिर आपको आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ अपना बेस अच्छे से क्लियर करो, कोई प्रॉब्लम है फिर से रिवाइज करो, ठीक है ना? चलिए एक बार आप जिसने नहीं किया है वो इन सबको नोट कर लीजिए। ओके, तो देखिए
हमने एन फैक्टर स्टार्ट किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सबके बारे में बात कर लिए, ठीक है। और लास्ट में हमने एन फैक्टर निकालना सीख लिया सभी के लिए, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर हम उनका एन फैक्टर निकालेंगे अलग अलग रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।